अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने स्लाइड नंबर 21 से शुरू करना है। लास्ट में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज़ की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है वो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स स्लाइड नंबर 21 से है। तो ये हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको पास्ट पेपर से ही करेंगे। ये प्रोबेबली 2 स्लाइड्स के ऊपर है, तो लेट्स मूव टू द पेपर। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, पार्ट बन के हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स को आपने डिफाइन करना है और इसके साथ क्या आया हुआ है, डायनामिक रिस्ट एक्सटेंशन स्प्लिंट के ऊपर आपने नोट लिखना है, डायनामिक फिंगर के ऊपर और अल्नर नर्व स्प्लिंट के ऊपर आपने नोट लिखना है। इसके साथ हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स आया हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स हमारे पास कैसे शुरू होती है? बहुत सदियाँ पहले हम लोगों ने लोगों ने जूते पहना शुरू किए थे, और जो जूते शुरू में क्या थे कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइन होता था कि जो रिच पर्सन है ना वही सिर्फ जूता अफोर्ड कर सकते हैं। और जो पहले मकसद होता था ना जूते का, वो ज़्यादातर हमारे पास स्टेटस का सिंबल होता था, अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी एज कम्पेयर टू कम्फर्ट। यानी लोग जो है, यानी जिसके पैरों में जूता देखते थे उसको ये समझते थे कि ये बड़ा मतलब क्या रिच बंदा है, पोश बंदा है। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि एज मटीरियल आर्टिसंस बिकम मोर प्लेंटीफुल, जैसे जैसे उनके पास ज़्यादा मतलब कि डिमांड्स आने लग गई, ज़्यादा वो प्लेंटीफुल हो गए, तो जो जूते जो थे ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गए। पीपल स्टार्टिंग टू कंसीडर कंफर्ट एज वेल एज स्टाइल, यानी फिर अब वो कंसीडर करने लगे कि अब हम लोगों ने इसको कंफर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में मैंने बात बताई हुई है कि जो इन कीपर्स थे उन्होंने जो है अपने ट्रैवलर्स को मेटेड एनिमल हेयर फॉर फुट कवरिंग मतलब के बना के दिए कि जैसे उन्होंने ट्रैवल वगैरह करना होता है तो ज़ाहिर उनको उनके पैरों को कवर करने के लिए क्या होना चाहिए था, उनके पास कोई मेटेड एनिमल हेयर होना चाहिए था ताकि उनका जो पाँव है वो कवर रह सके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली दे बिगेन टू स्पेशलाइज इन मेकिंग द शूज़, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि शूज़ को बनाने लग गए। अब यही जो शूज़ बनाने वाले थे इनको अर्ली कॉबलर्स हम लोग कहने लग गए। ये कॉबलर्स कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करते थे? ये लेदर करते थे या फेल्ट करते थे? अब लेदर का तो आपको पता है कि चमड़ा होता है, और जो फेल्ट होता है ना वो हमारे पास एक वूली किस्म का मटेरियल होता है। ठीक है, ये भी इसी से ही मिलता जुलता होता है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर्स नीड फॉर अडेप्टेशन दे बिगेन टू मेक पैड्स एंड इंसर्ट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उन्होंने ज़ाहिर शूज़ को जो एक कंफर्ट जोन था उसका इंक्रीज करने के लिए शूज़ के अंदर पैड्स रखने शुरू कर दिए, इंसर्ट्स रखने शुरू कर दिए, जिसको हम लोग पतावा कहते हैं, इंसर्ट्स वगैरह। ठीक है, ताकि जो कंफर्ट है शूज़ की वो हमारे पास बढ़ जाए। अब न्यू मटेरियल वर डिवेलप, बहुत सारे नए मटेरियल्स बन चुके थे। यूनिवर्सल साइजेस फॉर द यूनिवर्सल लास्ट फॉर द डिफरेंट साइजेस बिकेम अवेलेबल फॉर द मैस प्रोडक्शन, यानी अब मटेरियल बढ़ चुका है, तरक्की हो चुकी है, अब हर तरह के साइजेस मैस प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है। जो कॉबलर्स हैं ना उनकी डिमांड्स बढ़ चुकी है, और कॉबलर को अब क्या डिमांड आ रही है कि वो क्या मतलब कि मेक करें, वो कंफर्ट और अकोमोडेशन बनाएं डिफॉर्मिटीज़ के लिए। यानी अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए तो हमने जूते बना दिए, लेकिन एक ऐसा बंदा जो डिफॉर्मिटी के साथ है उसके लिए भी हमें कुछ बनाना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट के अंदर वो ये कह रहे हैं, कंकमिटेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड अडेप्टेड शूज़, जैसे जैसे ज़्यादा अच्छे सोफिस्टिकेटेड और अडेप्टेड शूज़ मतलब कि आने लग गए, केम द डेवलपमेंट ऑफ स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस। तो उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिए, कॉबलर्स ने स्प्लिंट्स बनाना शुरू कर दिए, ब्रेसेस बनाना शुरू कर दिए। ये भी हमारे पास आपको पता ही है कि सपोर्टिव डिवाइसेज होती हैं जो कि डैमेज लिम्ब को सपोर्ट करती हैं। स्प्लिंट और ब्रेसेस बेसिकली एक ही चीज़ का नाम होता है, इनके नेम को हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है skilled metal workers not only made prosthetic devices for those who had a lost limb but also made supportive devices for the people with a fracture and other injuries। अब ऐसे मेटल वर्कर्स यानी जो धात का काम करते थे स्किल्ड, उन्होंने सिर्फ प्रोस्थेटिक्स मटेरियल या प्रोस्थेटिक डिवाइसेस नहीं बनाए किसी ऐसे बंदे के लिए जिसकी लिम्स नहीं है, उन्होंने सपोर्टिव डिवाइसेस भी बना दी कि ऐसे बंदों के लिए जिनको फ्रैक्चर हुआ हुआ है, जिनको अदर इंजरीज है। तब फिर जब पिछले ज़माने के ब्रेस मेकर थे ना, इवेंचुअली बिकम द ऑर्थोटिस्ट ऑफ टुडे, यानी जो पहले ब्रेसेस बनाते थे वो क्या बन गए, आज के ऑर्थोटिस्ट बन गए। तो आपको पता चल गया कि ऑर्थोटिस्ट की जो ऑर्थोसिस है उसकी हिस्ट्री क्या थी, जूते से बात जो है वो शुरू हुई थी। फिर हमारे पास है इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंदर क्या हुआ कि एक फ्रेंच फिजिशियन निकोलास उसका नेम था, उसने कहा कि जो बॉडी मिस शेप है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो, खास तौर पे चिल्ड्रंस के अंदर, कि अगर एक बच्चा मिस शेप बॉडी के साथ पैदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेचारा परमानेंटली मिस शेप भी ले। ही सजेस्टेड दैट मच लाइक अ गार्डनर, एक जैसे कि एक गार्डनर एक मिस शेप ट्री को टाई करता है और उसको करेक्ट शेप कर देता है, हमें भी ऐसी डिवाइसेस बनानी चाहिए जो मिस शेप स्पाइन को और लिम्स को दोबारा से रीशेप कर दे, ताकि जैसे जैसे ग्रोथ हो वो डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो जाए। उसके बाद लास्ट नंबर 9 पॉइंट पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो एज इन द प्रोस्थेटिक द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द ऑर्थोटिस्ट कहाँ पर हमारे पास हुई, प्रोस्थेटिक के साथ साथ ऑर्थोटिक की भी जो इंप्रूवमेंट थी वो कब हुई, 20th सेंचुरी के अंदर हुई। ठीक है, पहले 18th सेंचुरी में उसको ख्याल आया, फिर 20th सेंचुरी में ग्रेटेस्ट यानी इंप्रूवमेंट आने लग गई, बोथ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड पोलियो एपिडेमिक। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के अंदर लोग अपनी लिम्स जो है वो उनकी ख़त्म हो जाती हैं वॉर्स के अंदर, फाइट्स के अंदर, और पोलियो एपिडेमिक तो वैसे आपको पता है पैरालिसिस होता है, डिफरेंट टाइप के पोलियोज वगैरह हो जाते हैं। एंड इन द 1940s एंड अर्ली 1950
नेक्स्ट हमारे पास है एम्पुटेशन सर्जरी थ्रू द एजेस। ये हमारे पास स्लाइड नंबर 23 है। इसके अंदर बेसिकली आपने छोटे छोटे वर्ड्स याद रखने हैं। वो ये है कि एम्पुटेशन कब स्टार्ट हुई, कब हम लोगों ने ये सर्जिकली टांग काटना वगैरह शुरू की। तो ये हम लोग तब करते थे जब किसी भी ट्रॉमा से हमारी लिम्ब गुजरे या गैंग्रीन या डेड हो जाए। और कौन सा सर्जन था? हिपोक्रेट्स सर्जन का नाम था। 450 से 377 BCE आपने इसकी डेट जो है वो याद रखनी है। और पुराने ज़माने में जाहिर है जो डेड टिश्यू था उसको कट करने के लिए, यानी गैंग्रीनस टिश्यू को कट करने के लिए हम एम्पुटेट करते थे। लेकिन इसके बाद क्या मेजर इशू आता था? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती थी। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक सर्जिकल मेथड इस्तेमाल करते थे जिसको हम कहते हैं कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन के अंदर क्या होता था कि अगर आप इसको सर्च करें गूगल के अंदर तो ये कहेंगे कि किसी भी डेड टिश्यू को मतलब कि इसकी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए उसको केमिकल के अंदर या फिर हॉट या फिर कोल्ड केमिकल में डिप करते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए, डेड टिश्यू बिल्कुल जो है वो श्रिंक हो जाए। तो कॉटराइजेशन हमारे पास इसी तरह का एक प्रोसेस होता है। आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है। तो ये हमारे पास था कि एम्फसाइज ऑन द सर्जिकल स्पीड रादर देन शेपिंग द रेजिडुअल लिम्ब। और हमारे पास ब्लीडिंग कंट्रोल करने के बाद दूसरा मेन मकसद ये होता था कि हम लोग जो है जो रेजिडुअल लिम्ब है उसके ऊपर इतना गौर नहीं करते थे। किसके ऊपर गौर करते थे? सर्जिकल स्पीड, यानी जल्दी जल्दी हम लोग सर्जरी कर लें ताकि कम से कम ब्लीडिंग हो। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो सर्जरी का ट्रॉमा था उसको सर्वाइव नहीं कर पाते थे, उनकी डेथ हो जाती, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होता था। और जो शॉक ऑफ एम्पुटेशन है उससे उनकी डेथ हो जाती थी। दूसरा, अगर जो उनको सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता था उससे उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे डिकेड्स हमारे पास गुजरते गए, सर्जिकल टेक्निक हमारी इंप्रूव होती गई, तो हम लोगों ने एम्पुटेशन के अंदर भी जो है वो किस किस वजह से करने लग गया। अगर क्रोनिक अल्सर होते थे तब भी एम्पुटेट कर देते थे, कोई ट्यूमर हो जाए या कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो जाए तब भी हम लोग एम्पुटेशन कर देते थे। शुरू में हम लोग सिर्फ एम्पुटेशन तब करते थे जब कोई टिश्यू डेड हो जाता था, गैंग्रीनस हो जाता था। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट 1510 से 1590 के दरमियान में एम्ब्रोज स्पेयर इसका नाम था, फ्रेंच, ये हमारे पास आर्मी सर्जन था। इसने इंट्रोड्यूस किया लिगेचर को। अब लिगेचर्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि कॉटराइजेशन हम यूज कर रहे थे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो जो हमारे पास मतलब कि टाई अप कर देना टिश्यू को, उसको हम लोग लिगेचर्स कहते हैं, वो इसने इंट्रोड्यूस किया, इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। ये जो टेक्निक थी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ये ज़्यादा सक्सेसफुल थी एज कम्पेयर टू कॉटराइजेशन, जिसके अंदर क्या होता था कि आप क्रश कर देते थे, जो एम्पुटेट लिम्ब होती है उसको एक क्रश कर देते थे, उसके बाद उसको डिप करते थे बॉइलिंग ऑयल के अंदर, यानी गर्म तेल के अंदर उसको डिप करते थे ताकि जो उसकी ब्लीडिंग है वो बिल्कुल रुक जाए। या फिर किसी और तरीके से ये कॉटराइजेशन वगैरह होती थी। डार्क एजेस ऑफ सर्जरी जब हमारे पास था, जब इतना ज़माना एडवांस नहीं था। इसके अलावा जो हमारे पास टर्म हम पढ़ते हैं फैंटम लिम्ब सेंसेशन, जिसके अंदर जो कटी हुई टांग होती है, यानी जो टांग मौजूद नहीं होती, उसके अंदर से सेंसेशन आ रही होती है पेशेंट को। तो ये जो टर्म है फैंटम लिम्ब सेंसेशन, ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? ये भी एम्ब्रोस ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। ये सेकंड लास्ट जो है वो इस स्लाइड की पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। फिर हमारे पास जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती गई वैसे वैसे एम्पुटेशन के अंदर भी इंप्रूवमेंट होती गई है। अब वैसे ये वाला हमारे पास जो सर्जरी का जो ये हमारे पास प्रोस्थेटिक का पार्ट है हिस्ट्री वाला, ये इतना ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोसिस था, वो मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी। अब इस वाले जो स्लाइड नंबर 24 के अंदर आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, बल्कि 3 रखनी है। नंबर 1, प्रोस्थेटिक सॉकेट का रिलेशनशिप विद द रेजिडुअल लिम्ब। जो हमारे पास ये जो सर्जरी थी, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिडुअल लिम्ब एंड द प्रोस्थेटिक सॉकेट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द पर्सन इवेंचुअली एबिलिटी टू फंक्शन यूज अ प्रोस्थेटिक डिवाइस। यानी अगर किसी पर्सन ने सर्जरी के बाद प्रोस्थेटिक डिवाइस को इस्तेमाल करना है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो रेजिडुअल लिम्ब का रिलेशन है प्रोस्थेटिक सॉकेट के साथ, जिसके अंदर जाके उस रेजिडुअल लिम्ब ने फिट होना है, तो वो हमारे पास कितना अहमियत का हामिल मतलब के होगा उस टाइम पे। तो इसके अंदर बस आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ऊपर आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास मेन मकसद होता है सर्जरी का पहले ज़माने के अंदर वो ये था कि जल्दी से स्पीडी सर्जरी हो, यानी कम से कम ब्लीडिंग हो। रेजिडुअल लिम्ब की शेपिंग के अंदर इतना नहीं हम करते थे, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो हम लोग रेजिडुअल लिम्ब की जो शेप है उसको हम लोग जो है वो नोटिस करने लगे। आगे जो है आपने सिर्फ 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 है जेम्स साइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जोसेफ लिस्टर। अब जेम्स साइम ने क्या किया था हमारे पास कि एक सक्सेसफुल एम्पुटेशन की थी एट एंकल जॉइंट, जिसको हम लोग साइम एम्पुटेशन कहते हैं। जहाँ पे साइम एम्पुटेशन आएगा वहाँ पे आपने फौरन याद रखना है कि ये कहाँ की एम्पुटेशन हो रही है, एंकल जॉइंट से एम्पुटेट कर रहे हैं हम लोग फुट को। उसके बाद जोसेफ लिस्टर हमारे पास साइंटिस्ट था। इसने हमारे पास क्या किया था? इसने हमारे पास 2 काम किए थे। एक तो ये कि एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस कराया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी यानी जो हमारे पास सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते थे इसको रिड्यूस करने के लिए उसने एक टेक्निक इस्तेमाल की थी, एंटीसेप्टिक सर्जरी। उससे मोर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और दूसरा इसने क्या काम किया था? कैट गट एज अ लिगेचर को इस्तेमाल किया था। अब कैट गट क्या करती थी कि ये हमारी बॉडी टिश्यू के साथ डिजॉल्व हो जाती थी, जबकि पहले ज़माने के अंदर सिल्क या फिर हेम्प का जो थ्रेड है वो इस्तेमाल
होता था जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता था, जिसके रिजल्ट के अंदर क्या होता था, हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हेमरेज वगैरह होने लग जाती थी। ये वाला जो है मैं आपको थर्ड पॉइंट करा दी हूँ। तो बस दो आपने जोसेफ लिस्टर के और एक आपने जेम्स साइम का इसके अंदर पॉइंट याद रखना है। और फर्स्ट पे आपने लिख देना है प्रोस्थेटिक है सॉकेट का जो रिलेशन है रेसिडुअल लिम्ब के साथ वो बहुत ज़्यादा इवेंचुअली इंपॉर्टेंस का हामिल होने लग गया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट में हम लोगों ने देखना है, नेक्स्ट आपको ये दिखाया है प्रोस्थेटिक सॉकेट जो है वो किस तरह आपने जो लेग होती है उसके अंदर फिट होता है। और फिर अब 20th सेंचुरी के दो हमारे पास है, हमको क्विकली मैं आपको करवा दूंगी कि 20th सेंचुरी के अंदर क्या बात की हुई है। 20th सेंचुरी में आपने ये जो पहले वाला स्लाइड नंबर 26 है इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है, एक आपने सन याद रखना है, वो है अर्लीज 90 यानी जिस तरह जिस तरह 1990s के अंदर जो दौर चल रहा है अर्लीज 19 की बात हो रही है कि जो सर्जन थे उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, क्योंकि रेसिडुअल लिम्ब की शेपिंग की बात हम लोगों ने पीछे की है, तो उन्होंने ये अटेम्प्ट किया कि हम लोग बोन ब्रिजेस एट द एंड ऑफ द ट्रांसटिबियल यानी एम्पुटेशन जो है वो अलाउ करें ताकि ग्रेटर एंड बेरिंग हो सके और रिड्यूस कर सकें कि जो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड पे रेसिडुअल लिम्ब का वो हमारे पास कम से कम हो। ठीक है, जो एंड पॉइंट होता है जहां से एम्पुटेट होती है लिम्ब, ठीक है ना, वहां पे हम बोन ब्रिजेस को बना सके ताकि हमारे पास जो वेट बेरिंग वाला एरिया है वो ज्यादा मिल सके, और दूसरा जो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे पास रेसिडुअल लिम्ब एंड वाली साइड से डिस्टल वाली साइड से वो कम से कम हो। दूसरी दो बातें आपने क्या याद रखनी है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। सिंपली वर्ल्ड वॉर 1 में ये याद रखना कि 4200 यूएस एम्पुटेशन हुई थी, यानी 4200 जो अमेरिकन आर्मीज के जो पर्सन थे उनको एम्पुटेट किया था, और ओवरऑल कितनी हुई थी 1 लाख एम्पुटेशन हुई थी सारी की सारी मिला के वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो इसने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारे पास आ गई थी लेवल ऑफ एम्पुटेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हमारे पास मरीज थे उतने ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, उतने ज़्यादा हमें पता चल गया कि क्या चीज़ जो है वो हम लोग गलत कर रहे हैं और किस चीज़ के अंदर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का आपने जिक्र कर देना है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपने बता देना है कि फिर सर्जिकल टेक्निक के अंदर इंप्रूवमेंट होने लग गई थी और शेपिंग ऑफ द रेसिडुअल लिम्ब को हम लोग बहुत ज्यादा कंसीडर करने लग गए थे। ठीक है, रेसिडुअल लिम्ब की शेपिंग को बहुत कंसीडर करने लगे थे। फिर इसमें लास्ट में एक पॉइंट याद रखना है मायोप्लास्टी का। मायोप्लास्टी में क्या होता है कि जो मसल होता है उसको हम लोग बोन के साथ जो है वो सुचर कर देते हैं। ठीक है ना, द सुचरिंग ऑफ द एंड ऑफ स्वेड मसल ओवर द एंड ऑफ द बोन, यानी जहां पे बोन खत्म हो रही थी एम्पुटेट हो रही थी वहां के जो मसल्स हैं एंड वाली साइड को उसको बोन के साथ सुचर कर देंगे। फिर हमारे पास अगला है 20th सेंचुरी में आपने फिर से बात यहीं से शुरू करनी है मायोडेसिस। पहले क्या बात पड़ी थी हम लोगों ने मायोप्लास्टी, अब हमारे पास टर्म चेंज होकर आ गई है मायोडेसिस। और मायोडेसिस में वही बात है सुचरिंग ऑफ द स्वेड मसल टू द डिस्टल बोन। ठीक है ना, ये किसने एडवोकेट कराया था, वीज ने ये हमारे पास एडवोकेट कराया था। तब तक कौन सा टाइम आ चुका था, 90-60 के अंदर हम लोग पहुंच चुके थे। अब इससे हमारे पास दो फायदे होते थे, एक तो ये कि जो मसल फिक्सेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती थी, दूसरा हमारे पास उससे फंक्शनल एबिलिटी इंप्रूव होती थी, तीसरी बात हमारे पास जो रेसिडुअल लिम्ब है उसकी शेप बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, सर्जन, फ्रेंच ये सर्जन था माइकल बर्लिमॉन्ट इसका नेम था। इसने क्या इंट्रोड्यूस कराया, पोस्ट सर्जिकल फिटिंग ऑफ प्रोस्थेसिस, यानी जैसे ही आपने सर्जरी करनी है, ठीक है ना, सर्जरी के फौरन बाद आपने जो है रेसिडुअल लिम्ब को ना रिजिड पोस्ट सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर रैप कर देना है। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग पट्टियां लगा देते हैं, तो इसने हमारे पास ये इंट्रोड्यूस कराया कि आपने जो है ना पोस्ट सर्जिकल फिटिंग ऑफ द प्रोस्थेसिस आपने फौरन करा देनी है। अब इसके दो फायदे होंगे, ठीक है ना, दो फायदे भी हमें इधर नीचे वाली बात पे आ जाते हैं। ये वाली जहाँ पे लिखा हुआ है एडिमा, इससे ये था कि हमारे पास जब फिटिंग हम कर देते थे पोस्ट सर्जिकल तो इससे दो काम होते थे, पोस्ट सर्जिकल एडिमा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता था, हीलिंग पोटेंशियल जो है ना वो इंक्रीज कर जाता था। फिर हमारे पास जैसे जैसे हम लोगों ने सर्कुलेटरी इवेल्युएशन करने शुरू की, हम लोगों को पता चला कि और ज़्यादा कोलेटरल सर्कुलेशन के अंदर हम लोगों ने और इन्फॉर्मेशन हासिल की, तो हमें कोलेटरल सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, जितनी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हीलिंग पोटेंशियल पेशेंट के ऊपर पेशेंट का ज़्यादा होगा। तो ये लास्ट वाली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जितने भी सारे फैक्टर्स थे, कौन कौन से फैक्टर थे, मायोप्लास्टी का, मायोडेसिस का, फिर पोस्ट सर्जिकल फिटिंग ऑफ प्रोस्थेसिस और जो ये सब कुछ जो था कोलेटरल सर्कुलेटरी, चार बातें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर। कि उससे क्या होता था कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोस्थेटिक एम्बुलेटर्स यानी हम लोग जो है बनाने लग गए थे। ठीक है, ये लास्ट वाले के अंदर सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है।